कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं। क्या विशेषता है संविधान की? पहली विशेषता क्या है संविधान की, जो दुनिया के अन्य संविधानों से भारत के संविधान को पृथक करती है? लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान। पहला, लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान। लिखित का मतलब समझ रहे होंगे आप, निर्मित का मतलब समझ रहे होंगे आप, विशाल का मतलब बड़ा, संविधान। ये भारत के संविधान की विशेषता है कि भारत का संविधान जो है एक व्यवस्थित योजना के तहत बनाया गया। अगर लिखित संविधान का मतलब पूछा जाए, सिर्फ इतना मतलब होता है कि जिस देश का संविधान एक व्यवस्थित योजना के तहत, एक सुनिश्चित प्लानिंग के तहत बनाया जाए, पहले से तय कर लिया जाए कि हम अपने शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो श्रेष्ठ कानून बनाएंगे, उस कानून को बनाने की प्रोसीजर क्या होगी पहले हम तय कर लें, तो ऐसे देश के संविधान को कहा जाता है लिखित संविधान। मतलब व्यवस्थित योजना लिखित संविधान की विशेषता होती है। इसी प्रकार निर्मित संविधान का क्या मतलब होता है? बनाने से पहले उसकी को हम तय कर लें। तय हो गया था हमारे यहाँ। हमारे संविधान को लिखित केवल इसीलिए, निर्मित इसीलिए कहा जाता है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ करने के पहले संविधान सभा ने तय कर लिया था कि लगभग 3 वर्षों में हम संविधान को बना लेंगे। उतने दिन में बना लिए कि नहीं बना लिए? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब 12 दिन शेष रहते ही संविधान को बना लिया गया। तो निर्मित का मतलब ये होता है। विशाल संविधान का मतलब होता है इसकी विशालता का जो प्रमुख प्रमाण है, इसके मूल संस्करण में कुल कितने भाग? 22 भाग। कितने अनुच्छेद? 395। कितनी अनुसूची? 8 अनुसूचियां थी। इतना बृहद, इतना व्यापक, इतना विस्तृत कानूनी दस्तावेज दुनिया के किसी देश के संविधान का नहीं है। आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो भूभाग में हमसे बड़ा है, जनसंख्या में हम उससे बड़े हैं। वो भूभाग और जनसंख्या दोनों दृष्टिकोणों से तीसरे स्थान पर है दुनिया में। 250 देशों के श्रृंखला में वो तीसरे स्थान पर है। हम भूभाग की दृष्टि से 7वें स्थान पर हैं, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि पर से दूसरे पर हैं। चाइना हमसे थोड़ा सा आगे है, ठीक है ना। हमारा मुकाबला उसी से जनसंख्या को लेके, और बहुत ठीक से हम प्रतिस्पर्धा कर भी रहे हैं उसके साथ। मुझे लगता है कि परिसीमन आयोग अपना काम करने लगे तो शायद हम उसको पिछाड़ होंगे। परिसीमन आयोग की कृपा है कि हम दूसरे पर हैं, मतलब सैद्धांतिक रूप से, व्यवहार में हम आगे निकल गए होंगे। विशाल संविधान, ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि मूल संविधान की बात है। अच्छा, जब मूल संविधान कहा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? वो संविधान जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, मतलब ओरिजिनल संविधान। ओरिजिनल कहने के मतलब नहीं कि आज का डुप्लीकेट हो गया। ओरिजिनल कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो संविधान जो बिना किसी परिवर्तनों के, जो बिना किसी संशोधनों के अस्तित्व में था, वो ये था। अभी तो इसमें बहुत बदलाव हो गया है। आप जानते हैं भाग कितने हो गए वर्तमान में? 25 भाग। मैंने शायद एक दिन आपको बताया था कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 2 भाग को डिलीट कर दिया गया था। कौन कौन? भाग 7 को और भाग 9 को। अभी भी आप संविधान पढ़ें तो आपको भाग 7 नजर नहीं आएगा। 6 के बाद सीधे 8 आ जाएगा संघराज क्षेत्रों के बारे में। 6 में स्टेट और 8 में संघराज क्षेत्र।
भाग 7 नहीं है, आज भी नहीं है, लिखा गया एक्सपेल्ड, निश्चित, ओमिटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया। 7 को निकाला गया, 9 को भी निकाल दिया गया, क्योंकि 9 जब था उस समय तो उसमें जो आर्टिकल था वो 243 था, और 243 में केवल एक भूरा क्षेत्र को रखा गया था, इसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तब संघ शासित प्रदेश नहीं था वो, तब अर्जित क्षेत्र के रूप में उसे रखा जाता था, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विशेष सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण उसे भाग 9 में रखा गया था। तो भाग 9 को भी खत्म कर दिया गया था। तो जब 2 खत्म कर दिए गए, कितने बचे? 20 बचे। इसका मतलब 5 नए ऐड किए गए। 5 कौन कौन जोड़े गए? 5 जो जोड़े गए उसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 का को जोड़ा गया, 14 का को जोड़ा गया, 4 का जोड़कर क्या किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A या 51 का, जो भी आप कह लें। इसमें 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान था, अब तो 11 हो गए, एक और जुड़ गया है तो 11 हो गए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह बदलाव किया गया था, अभी 11 है। ठीक। 14 में आप जानते हैं कि भाग 14 में क्या चीजें दी गई हैं? संघ और राज्य की सेवाएं, ठीक है ना। उसके आगे एक भाग जोड़ा गया 14 का। 14 का को जोड़कर इसमें क्या किया गया? अधिकरणों का प्रावधान किया, ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान किया गया। ये तो एक किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? 93 में भाग 9 को फिर से जिंदा कर लिया गया। जिस भाग को 7वें संविधान संशोधन 56 के द्वारा हटाया गया था, उसको फिर से एग्जिस्ट कर लिया गया। 73 में क्या कर दिया गया? इसमें पंचायती राज व्यवस्था इसमें लाई गई। पंचायती राज को शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? कौन सा भाग लाया गया? 9 का को लाया गया। किसके लिए? म्युनिसिपैलिटी के लिए, नगर पालिका व्यवस्था की गई। और 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 9 में क्या जोड़ा गया? 9 में खा जोड़ा गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियों को दर्जा दिया गया। तो ये 5 भाग नए जोड़े गए। मूल संविधान में से 2 भाग निकाले गए थे, 5 ये नए जोड़ दिए गए। कितने हो गए? 25। ये विशालता है, ये व्यापकता है भारतीय संविधान के भागों को लेकर। अनुच्छेदों में भी बदलाव हुआ है। लगभग इस समय 460 के आसपास अनुच्छेद है। अनुसूचियों में भी बदलाव है, 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान संविधान का जो स्वरूप है, उसके आकार को लेके, उसकी विशालता को लेके, वो ये है। इस प्रकार भारतीय संविधान की पहली विशेषता है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। लिखित का मतलब है कि इसको एक व्यवस्थित योजना के तहत बनाया गया। भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है। निर्मित संविधान का मतलब है कि एक निश्चित समय तिथि में बनाया गया। और विशालता का मतलब है कि इसके मूल संस्करण से लेकर अभी तक जो इसका वर्तमान स्वरूप है, वो एक बहुत बृहद कानूनी दस्तावेज के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, उपस्थित है। अच्छा, आप संविधान की किताब जब पढ़ते होंगे, बेयर एक्ट खासकर जब देखते होंगे, तो उसमें अभी भी अंतिम अनुच्छेद कौन सा, अंतिम भाग कौन सा है? 23 हमको कहीं नहीं दिखता संविधान में, हम खोज खोज के मर गए। कहा जाता 22, मैंने पूरी बेयर एक्ट पलट डाली,
कहीं मुझे 23 मिला ही नहीं, 24 मिला ही नहीं, 25 मिला ही नहीं, मिले अंतिम हमको यही मिला। इसी प्रकार अनुच्छेदों को लेके जब हमने ढूंढना चाहा तो हमको अंतिम अनुच्छेद कौन सा मिला? 395, 96, 97 कुछ मिला ही नहीं, कहीं दिए नहीं गया। ऐसा क्यों किया गया? फिर भी हम क्या पढ़ते हैं? भाग 22, अनुच्छेद लगभग इतने। इसका मतलब है कि संविधान में जिन भागों या अनुच्छेदों को जोड़ा गया वो संविधान में विद्यमान भागों या अनुच्छेदों के विस्तार के रूप में 4 पहले से था, उसमें का जोड़ दिया गया, भाग 4 का बन गया। क्या चीज? इसलिए नहीं किया गया ताकि संविधान को पढ़ने में उसके लय में कमी न आने पाए, उसका रिदम न गड़बड़ाने पाए, उसके पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है ना। इसलिए जो है नए अनुच्छेद को नहीं बल्कि विद्यमान अनुच्छेदों को उसी क्रम में उनका विस्तार कर दिया गया। तो ये है भारतीय संविधान के विशालता का। अब इसमें कुछ 4-5 विशेषताएं हम लोग देखेंगे जो आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि भारत का संविधान इतना विशाल संविधान क्यों बनाया गया, जो मेन सवाल है पहली विशेषता का। आखिर दुनिया के और भी देश हैं जिनके छोटे से डॉक्यूमेंट्स हैं कानूनी, उनके भी काम वैसे चल रहे हैं हमारे चल रहे हैं, तो फिर भारत के संविधान को इतना विशाल क्यों बनाना पड़ा? आप जानते हैं कि अमेरिका, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि मतलब इतना बड़ा देश है, जनसंख्या भूभाग दोनों दृष्टिकोण से, कुल केवल 7 आर्टिकल्स हैं, केवल 7 अनुच्छेद हैं। इतना बड़ा देश, सबसे पहले उसने अपना संविधान बनाया, कुल 7 अनुच्छेद को लेकर काम चला रहा है और वहां का काम बड़े आराम से चल भी रहा है। हमारे पास 25 भाग हैं और अभी लगता कम है। कम न लगता तो संविधान संशोधन करके नई चीजें क्यों जोड़ी जा रही हैं, है कि नहीं? जोड़ी तो जा ही रही है ना, तो अभी भी कम प्रतीत हो रहा है। तो इतना विशाल संविधान बनाने की पहली विशेषता या पहला कारण क्या हो सकता है? जैसे आप बाजार में खरीदने जाएं कोई सामान, खासकर अपने पसंद का कपड़ा खरीदने जाएं आप, तो दुकान वाला बहुत सारे कपड़े लाके रख देता है कि नहीं? फिर पसंद करना कठिन हो जाता कि नहीं हो जाता? मन करता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी, जो भी हमारे मतलब शरीर पर फिट लगेगा सब मन करता है ले लें। अगर हमारी प्रॉस्पेरिटी होती है, हमारी खरीद की क्षमता होती है तो हम उतने ज्यादा ले भी लेते हैं। अगर उसके पास उस दुकान में एक ही 2 कपड़े हों, ले लेंगे एक, कोई दिक्कत नहीं, लेके चले आएंगे। संविधान निर्मात्री सभा जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर रही थी तो उसके पहले बहुत सारे देशों ने अपना संविधान बना लिया था। 1787 में पहला संविधान बना अमेरिका में। उसके बाद जब हमारा संविधान बन रहा था लगभग 200-250 साल, इस अवधियों में दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने संविधानों का निर्माण कर लिया था। तो उनके पास बहुत सारे संवैधानिक तत्वों का मतलब एक विकल्प था उनके सामने। इसी उद्देश्य से संविधान निर्मात्री सभा संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ करने के पहले दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और उन देशों के संविधानों के जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थिति के अनुरूप लगे, उन्हें लगा कि इससे जो है हम अपने राज्य व्यवस्था के संचालन बहुत सहज हो जाएंगे, उन सारे प्रावधानों का उपयोग उन्होंने संविधान में कर लिया। अब कल्पना करिए कि जब भारत बना रहा था तो भारत के सामने भी 1-2 देशों के विकल्प होते तो उन्हीं प्रावधानों से। अमेरिका में इतने कम अनुच्छेद क्यों हैं? अमेरिका में 7 अनुच्छेद क्यों है? कुछ था ही नहीं उसके पहले, वेकेंट था, सब खाली था। जितना सोच पाया उतना कर लिया। वो तो इतना ब्लंडर कर दिया था कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं सोच पाया था। अमेरिकी संविधान में फंडामेंटल राइट्स, वहां बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स का उल्लेख नहीं था। 1789 में जब अमेरिकी संविधान अमेरिकी राज्य व्यवस्था में लागू हुआ तो बिना बिल ऑफ राइट्स के, उसे तो 1791 में डाला गया बिल ऑफ राइट्स को। और अमेरिकी संविधान का जो पहला 10 संशोधन हुआ है, कुल 27 हुआ है, उस 27 में 10 किस लिए? संविधान में बिल ऑफ राइट्स को शामिल करने के लिए। तो उनके पास विकल्प नहीं था, हमारे पास विकल्प था। हमारे पास बहुत सारे देश अपना संविधान बना लिए थे। तो इसलिए
संविधान निर्मात्री सभा एक श्रेष्ठ संविधान, एक उत्कृष्ट संविधान बनाने के उद्देश्य से कि कुछ छूट न जाए, उन्होंने बहुत सारे देशों के बहुत सारे प्रावधानों को लेकर संविधान में शामिल कर लिया। तो संविधान का लंबा होना स्वाभाविक था कि नहीं था? भारत का संविधान विशाल हो गया, भारत का संविधान एक व्यापक संविधान हो गया। दूसरी बात है, उसका कारण था इतनी बड़ी संविधान सभा क्यों बनाई गई? क्योंकि हमारे डाइवर्सिटी थी, धर्म को लेके, जाति को लेके, नस्ल को लेके, क्षेत्र को लेके, संस्कृति को लेके, भाषा को लेके, सारे समूहों के सदस्य इसमें आ सके ताकि किसी को शिकायत ना हो कि इस संविधान को बनाने में हमारी भूमिका नहीं है। संविधान सभा बड़ी हो गई थी। दूसरी विशेषता भारतीय संविधान कितना विशाल होने की, भारत का संविधान इतना विशाल कैसे हुआ, उसकी जो दूसरी विशेषता है, अमेरिका का संविधान इतना छोटा है। क्यों इतना छोटा है? आप जानते हैं कि अमेरिका में एब्सोल्यूट फेडरलिज्म पाया जाता है, निरपेक्ष संघवाद। संघवाद का मतलब क्या? संघवाद का मतलब है कि एक देश में दो प्रकार की सरकारें काम करेंगी, एक को केंद्रीय सरकार कहा जाएगा, दूसरे को प्रांतीय सरकारें, और दोनों सरकारों को अपना अपना, दोनों निकायों को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। ये संघात्मक प्रिंसिपल की डिमांड भी है, फेडरल प्रिंसिपल का डिमांड भी है। संविधान भी अलग हो, केंद्र के अलग, राज्य के अलग संविधान हो। वहां का जो संविधान है इतना छोटा इसलिए है कि अमेरिकी संविधान में केवल अमेरिका के केंद्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। प्रांतों को 50 प्रांत वहां पर हैं, 50 प्रांत के अलग अलग संविधान हैं, तो उन प्रांतों से संबंधित प्रावधान प्रांतीय संविधानों में दिए गए हैं। जिस संविधान को हम जानते हैं अमेरिका के संविधान को, वो केंद्रीय संविधान के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसमें केवल केंद्रीय प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन भारतीय संविधान में भी ऐसा है क्या? भारत के संविधान में क्या, भारत में ऐसी व्यवस्था है क्या कि केंद्र का अलग संविधान, प्रांतों का अलग? उत्तर प्रदेश का कोई संविधान है क्या? हमारा एक संविधान है। एक संविधान होने का मतलब है कि उसको विस्तृत होना ही था, क्योंकि उसमें केंद्रीय प्रावधानों के साथ साथ प्रांतों से जुड़े सारे प्रावधानों को भी शामिल करना था। भाई भाग 6 क्या है? राज्य, और बहुत बड़ी संख्या में अनुच्छेद यहां पर दिए गए हैं। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक के प्रावधान। अब आप बताइए कि अगर हमारे यहां भी छूट होती कि प्रांत अपने अपने संविधान बनाएंगे, तो इतने अनुच्छेदों से मुक्त होता कि नहीं हमारा केंद्रीय संविधान, हमारा राष्ट्रीय संविधान छोटा हो जाता कि नहीं हो जाता? यह बड़ा कारण था भारतीय संविधान की विशालता का। भारत का संविधान इतना विशाल संविधान इसलिए बन गया कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय प्रावधानों के साथ साथ, केंद्रीय प्रावधानों के साथ साथ संघ से जुड़ी इकाइयों, संघ से जुड़े प्रांतों और राज्यों के बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया है। तो स्वाभाविक रूप से भारत का संविधान विशाल बनना ही था, विशाल होना ही था, उसको बड़ा होना ही था। इतने बड़े प्रावधान जोड़े गए। और क्या कारण हो सकता है भारतीय संविधान का इतना विशाल होने का? आप जानते हैं कि भारत में वैविध्य बहुत है, जिसकी चर्चा मैं भी कर रहा था। भाषा के आधार पर बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। बहुत से धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनकी संस्कृति, लिपि अलग अलग होती है। अब हमको ये बताइए कि जिस समय संविधान निर्मात्री सभा संविधान बना रही होगी, तो उसके मन में एक भय रहा होगा कि नहीं रहा? किसके लेके? अल्पसंख्यकों को लेके। अल्पसंख्यक का मतलब है जो धर्म और भाषा के आधार पर। अल्पसंख्यक का मतलब ही होता है कि धर्म व भाषा के आधार पर संगठित वो मानव समुदाय जिसकी कुल संख्या राज्य की कुल जनसंख्या में 50% से कम हो। क्या कहा जाए उसे? माइनॉरिटी कहा जाएगा। धर्म व भाषा के आधार पर संगठित वो मानव समुदाय जिसकी कुल संख्या राज्य की कुल जनसंख्या में 50% से कम हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। 50% से कम का मतलब है कि वो 1% भी हो सकता है,
वो 2% भी हो सकता है, वो 20% भी हो सकता है। अब आप बताइए कि 1% कैसे लोग हैं जिनका धर्म अलग है, 1% ऐसे लोग हैं जिनकी भाषा अलग है, तो उन लोगों को इस बात का भय होगा कि नहीं होगा कि जो 80% वाले लोग हैं कहीं अपना धर्म और भाषा हम पर थोप न दें। यह संविधान सभा को सोचना था कि नहीं सोचना था। और भाषा की अहमियत आपको बताएं कि अगर किसी व्यक्ति से उसकी भाषा को छीन लीजिए, उसकी संस्कृति को उससे छीन लीजिए, तो सरवाइव नहीं, वो अपना भौतिक अस्तित्व नहीं बचा पाएगा। कल्पना करिए कि आपको किसी ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जाए जहां पानी को पानी न कहा जाता हो। भाई हम पानी के बारे में बहुत विद्वान होंगे तो क्या पानी का 2-4 नाम जानेंगे, और विद्वान होंगे तो वाटर जान लेंगे, है कि नहीं, केमिस्ट्री का फार्मूला बता देंगे, इतना कर सकते हैं ना। ये सब वहां नहीं चलता जहां आपको भेजा गया है। जहां गए हैं आप, वहां पानी को क्या कहा जाता आपको एकदम नहीं पता है। आप पानी को जो जो कहते हैं वो लोग नहीं जानते। जिंदा रहेंगे क्या? कितने दिन तक जिंदा रहेंगे बताइए पानी के बगैर? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता। अगर ऊंट प्रकृति का कोई है तो 1 आध हफ्ता जी लेगा, है कि नहीं? वो पानी स्टोर करता शायद ऊंट, तो वो तो रह लेगा। लेकिन जो उस प्रकृति का नहीं है जिंदा रह पाएगा? ये भाषा की अहमियत है। संख्या कम है इसलिए किसी मानव समूह की उसकी संस्कृति, उसकी भाषा को छीन लिया जाए, ये प्रकृति संविधान निर्माताओं को सही नहीं लगी। उन लगा कि इनके लिए व्यवस्था की जाए, उनके इस डर को कैसे दूर किया जाए। और पाकिस्तान निर्माण के बाद तो ये डर और बड़ी हो गई थी ना। वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो भारत में रहना चाह रहे थे, उनकी चिंता को कैसे दूर किया जाए कि कहीं बहुसंख्यक का प्रभुत्व, दबाव और तनाव का उनको सामना न करना पड़े। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उनके लिए संविधान में अलग से व्यवस्था की। अलग से व्यवस्था करने से क्या हुआ? संविधान लंबा हो गया। आप बताइए, कम से कम 2 अनुच्छेद कम होता। अनुच्छेद 29-30 किस लिए लाया गया? शिक्षा और संस्कृति के लिए का अधिकार दिया गया, और मूल अधिकार के रूप में, ताकि उसे सामान्य तौर पर विधायिका भी अगर किसी समुदाय विशेष के बहुमत के प्रभाव में आ जाए उसे छीन न पाए, क्योंकि मूल अधिकारों में छीनने के लिए विधि बनाने की अनुमति ही नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे 13 में एक सेक्शन 2 है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को के उल्लंघन में कोई विधि नहीं बनाई जा सकती। मतलब राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनती हो, कम करती हो, न्यून करती हो, उनका उल्लंघन, उनका अतिक्रमण करती हो। तो उल्लंघन या अतिक्रमण की मात्रा में बनाएगी प्रत्येक विधि वाइड होगी, शून्य होगी, खारिज होगी। इसीलिए उनके इस अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी कहां पर दी गई? फंडामेंटल राइट्स के रूप में दी गई कि राज्य भी उनसे छीन न पाए, कोई व्यक्ति भी उनसे ये चीज न छीन पाए। तो स्वाभाविक बात थी संविधान लंबा होगा कि नहीं होगा? संविधान लंबा हो गया। इसी प्रकार भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि केवल मूल सिद्धांतों को नहीं दिया गया है, बल्कि प्रशासनिक ढांचे से संबंधित प्रावधानों का व्यापक प्रावधान कहां पर? अनुच्छेद 14 में, भाग 14 में। भाग 14 में कहां से कहां तक? अनुच्छेद 369 से लेके अनुच्छेद 392 तक क्या चीजें दी गई हैं? अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक क्या चीजें दी गई हैं? संघ और राज्य की सेवाएं दी गई हैं। सब स्पष्ट कर दिया गया है। प्रशासन व्यवस्था कैसे चलेगी, कौन कौन प्राधिकारी के माध्यम चलेगी, सब स्पष्ट कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि संविधान क्या होगा? विस्तृत हो गया, संविधान हमारा विशाल हो गया। इसी प्रकार जिस समय संविधान निर्मात्री सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उस समय बहुत सी ऐसी विध्वंसात्मक गतिविधियां उभर कर आ रही थी जो हमारी एकता को डिस्टर्ब कर रही थी, हमारी राष्ट्रीय एकता को तोड़ रही थी। कल्पना करिए कि 565 देशी रियासतें हुआ करती थी जब संविधान बना रही थी। वो तो बाद में बहुत सारे को मिलाया गया ना। वो देशी रियासतें क्या परसेप्शन लेके चल रही थी? हमको शर्त छोड़ दिया जाए,
हमको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो ऐसी स्थिति, और कई ऐसे राज्य थे जो भारत से अलग होकर अलग देश बनने की मांग कर रहे थे। हमारे कई पड़ोसी देश ऐसे थे, पाकिस्तान बना था, चाइना था ही पहले से, जिनका हमेशा अटैक का खतरा था। 1947 में ही अटैक पाकिस्तान ने कर ही दिया था, अकबर खान के नेतृत्व में जो हुआ था। इस तरह की तमाम चुनौतियां थी देश के सामने, संविधान निर्माती सभा के सामने। इसीलिए उन्होंने ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिया। क्या किया? इमरजेंसी प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, 352, 356, 360 का प्रावधान कर दिया। अगर ये चुनौतियां न होती, इस तरह की दिक्कतें संभावित न होती, तो शायद इन प्रावधानों को संविधान में न जोड़ा गया होता और संविधान इतना लंबा, संविधान इतना विशाल, संविधान इतना विस्तृत शायद न बन पाता। संविधान के इतना विशाल होने के पीछे के एक और बड़ा कारण है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का व्यापक प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक? 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार देने की जरूरत क्यों पड़ी थी? और आप जानते हैं कि मूल अधिकारों की अहमियत इस बात में है कि संविधान बनने से पहले, छोड़ दीजिए, स्वतंत्र होने से पहले ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को डिसाइड कर लिया था, तय कर लिया था कि जब स्वतंत्रता के पश्चात हम संविधान बनाएंगे तो उस संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का पुख्ता इंतजाम करेंगे। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह सेशन आयोजित हुआ था और वहीं पर संकल्प पारित हुआ था। किसके बारे में? मूल अधिकारों के बारे में, कि हम मूल अधिकार इसमें डालेंगे। क्योंकि उन्हें पता था इस बात का कि भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? अशिक्षित है, इलिटरेट है, जिसे न तो अपने राजनीतिक दायित्वों का ज्ञान है और न ही अपने अधिकारों का ज्ञान है। इसलिए उनको इस बात की चिंता थी कि कहीं कोई ऐसी सरकार आ जाए जो इनके अधिकारों को छीनने वाला कानून बना दे। इसलिए अधिकार सरकारों को इतनी सरल स्थिति प्रदान न की जाए को कभी भी किसी व्यक्ति को कानून बना के उसके किसी अधिकार से वंचित कर सके। उन्होंने क्या किया? मूल अधिकार का प्रावधान कर दिया। और मूल अधिकारों में संशोधन करने की प्रक्रिया आप जान रहे कितनी कठिन है। सामान्य तौर पर तो किया नहीं जा सकता, 13 खंड 2 आ जाता, वो मना करता है कि इसमें छीनने के लिए, इसको सीमित करने की विधि बनाई ही नहीं जा सकती। तो मूल अधिकार अगर रहेंगे तो ये जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं, जिन्हें न तो अपने अधिकार का पता है न अपने राजनीतिक दायित्व का पता है, कम से कम इनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे संविधान के माध्यम से। यही कारण है कि मूल अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। 32 के तहत कहा जाता है कि मूल अधिकारों का गार्जियन है वो सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत 32 ही वो अनुच्छेद है। आप जानते हैं 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा उन्होंने। संविधान की आत्मा क्यों आखिर कहा था? उनका यह मानना था कि बहुत सारे मूल अधिकारों को संविधान में शामिल कर लेना पर्याप्त थोड़ी न। जरूरी तो यह है कि जो भी अधिकार दिए जाएं, उन अधिकारों को सुरक्षित रखने का सरल और सहज उपाय भी दिए जाएं, ताकि व्यक्ति न्यायपालिका के माध्यम से उन्हें सुरक्षित रख सके। और उपाय क्या दे दिया उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को उन्होंने दिया कि राज्य के किसी कार्य या कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार अगर छीन रहा है तो अनुच्छेद 32 सीधे उसे सर्वोच्च न्यायालय ले जाता है। मतलब इतना बड़ा संरक्षण बिना न्यायिक प्रोसीजर को फॉलो किए, बिना जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो किए आप अपने मूल अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। यह सुविधा केवल मूल अधिकारों के बारे में दी गई है, अन्य अधिकारों के बारे में नहीं। बिजनेस राइट्स भी आपको दिया गया संविधान में, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच। व्यापार का अधिकार, वाणिज्य का अधिकार दिया गया है। लेकिन वो अधिकार अगर राज्य आपसे छीन रहा है तो 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाने की सुविधा नहीं है। यह सुविधा केवल फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, केवल मूल अधिकारों के बारे में है कि अगर मूल अधिकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप बगैर जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो किए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय चले जाइए। और इतनी सी बात नहीं, इतनी बड़ी सुविधा दे दी गई है मूल अधिकारों को लेके
कि कोई दूसरा व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति के लिए रिट कर सकता है। पहले व्यवस्था नहीं थी, सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी व्याख्या करके ये बात दी, ये सुविधा हमको दी। पारंपरिक व्यवस्था क्या थी? पारंपरिक व्यवस्था ये थी कि जिस व्यक्ति का हित छिन रहा है, जिस व्यक्ति का अधिकार मारा जा रहा है, वो व्यक्ति खुद रिट कर सकता है 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाके। इसे पारंपरिक नियम कहा गया, लोकस स्टैंडी कहा गया लीगल भाषा में। लेकिन इससे दिक्कत क्या हो गई कि भारतीय जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अनपढ़ होने की वजह से अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा था, अपने अधिकारों को नहीं बचा पा रहा था। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस हुए थे जिनका नाम था पीएन भगवती, और उनके एक परम सहयोगी थे कृष्णा स्वामी अय्यर, जो सहायक जस्टिस थे। इन दोनों ने व्यक्तियों को इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया कि बगैर प्रॉपर प्रक्रिया को फॉलो किए अधिकारों को बचा लीजिए। उन्होंने पारंपरिक नियमों में बदलाव कर दिया। अब तो यह सुविधा हो गई है, जनहित याचिका का नाम सुना कि नहीं सुना? पीआईएल। सवाल भी आपसे पूछा गया है कि पीआईएल की उत्पत्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से हुई है? 32 से। अनुच्छेद 32 से ही निकला। किसने निकाला इसे? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने 32 का इंटरप्रिटेशन करके। अब उसमें क्या कह दिया गया? कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट कार्ड पर अपने अधिकारों के हनन की कंप्लेन सर्वोच्च न्यायालय के पास स्पीड पोस्ट या सामान्य डाक से भेजता है, उसी पोस्ट कार्ड को सर्वोच्च न्यायालय एज ए रिट स्वीकार कर लेगा। इतनी बड़ी सुविधा मिल गई आपको। नहीं तो पारंपरिक तरीका क्या था? हम नहीं जा सकते अपने से, क्योंकि कानून का हमको ज्ञान नहीं है। हम किसकी सहायता लेंगे? एडवोकेट। एडवोकेट के पास गए, उसने कहा 25,000 फीस हमारी। उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए कह दिया 10,000 रुपए खर्च। आप बताइए कि एक लेमैन जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग संसाधनों से वंचित हैं, उसके लिए 35-40,000 रुपए का इंतजाम करना कहां संभव हो पाएगा? न्याय से वंचित हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को आपके दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया। एक पोस्ट कार्ड पर अपनी समस्या लिखिए, हमारा ये अधिकार राज्य किस कानून के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति की इस कार्रवाई के द्वारा हमसे छिन रहा है। सर्वोच्च न्यायालय उसको रिट के रूप में लेगा और लड़ेगा कौन? आपकी तरफ से, मतलब पीड़ित पक्ष की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय खुद लड़ेगा। यह मूल अधिकारों की अहमियत है। और इतने नहीं, अब तो यहां तक सामान्य जो परंपरा है हमारे न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है कि हमारी न्यायपालिका अंधी और बहरी दोनों है। उसे खुद से न तो दिखाई देता है और खुद से न तो सुनाई देता है। अगर आप न्याय चाह रहे हैं तो उस मुद्दे को आप स्वयं जाके उसके कान में चिल्लाइए। हमारे साथ ऐसा हो गया, पूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट यहीं से जा रही हो और मर्डर हो रहा हो, जज जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि पीड़ित पक्ष जाके उनसे प्रार्थना न करे हमारे साथ ऐसा हुआ है। इसे भी बदल दिया गया। पीएन भगवती ने इसे भी बदल दिया। क्या कर दिया उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि सारे कोर्ट पर यह आदेश, ये वर्डिक्ट लागू होगी कि अगर कोई भी कोर्ट पेपर ब्रीफिंग के आधार पर, कहीं पेपर में पढ़ लिया उसने, किसी न्यायाधीश ने टीवी पर न्यूज देख लिया, रेडियो में न्यूज उसने सुन लिया, किसी मैगजीन में उस घटना के बारे में पढ़ लिया, उसी चीज को क्या मान ले? रिट। फिर खुद लड़े उसके पीड़ित पक्ष की तरफ से। ये बड़ा उपहार मिला। लेकिन ये सारे उपहार किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये सारे उपहार मूल अधिकारों के बारे में, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है। यही देने के लिए नागरिकों को, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, कि ऐसे लोग जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है लेकिन फिर भी उनके अधिकार सुरक्षित रखे जा सकें, व्यापक रूप से संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। संविधान लंबा हुआ। दूसरी बात, ये मूल अधिकार आत्यांतिक न बनने पाए। आत्यांतिक समझ रहे हैं? आत्यांतिक का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट, निरपेक्ष,
आत्यंतिक का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जिस पर किसी तरह की कोई सीमा, कोई मर्यादा, कोई नियंत्रण आरोपित न हो, मतलब बिना सीमा के, बिना नियंत्रण के, बिना किसी मर्यादा के अगर चीजें मिल रही हैं, चीजें कैसी हैं? आत्यंतिक हैं, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का गॉड इज एब्सोल्यूट कहा जाता, नहीं कहा जाता, क्योंकि गॉड को गुण और अवगुण दोनों की सीमाओं से परे माना जाता है। न तो उसको गुणों में आप बांध सकते हैं, न उसको अवगुणों में बांध सकते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार आत्यंतिक प्रकृति के न बन पाए, इसलिए संविधान में ही इन मूल अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी बता दिए गए, उस पर युक्त निर्बंधन भी बता दिए गए कि मूल अधिकारों को इन स्थितियों में छीना जा सकता है। क्योंकि मूल अधिकार किसके हैं? मूल अधिकार व्यक्ति विशेष के हैं। राज्य को भी अभी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। राज्य जैसे इस काम में आगे बढ़ेगा, किसी न किसी व्यक्ति का मूल अधिकार प्रभावित होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि राष्ट्र की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, दोनों में सुसंगतता स्थापित करते हुए उनको उनके अधिकार को भी दिलाया जाएगा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए किसी को एब्सोल्यूट राइट नहीं दिया जाएगा, किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जाएगी कि मूल अधिकार पर कोई प्रतिबंध ही न लगाए जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 19 खंड 1 से लेकर अनुच्छेद 19 खंड 6 तक स्वतंत्रताएं आपकी दी गई हैं। उसमें एक सेक्शन है जिसमें आपकी 6 स्वतंत्रताएं हैं वर्तमान में, शुरू में 7 थी। बाकी जो 5 सेक्शन हैं उसमें उन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध बताए गए हैं। अनुच्छेद 19 सेक्शन 1 सब सेक्शन का से लेकर 6 तक आपकी स्वतंत्रताएं हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारतीय राज क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारतीय राज क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, संपत्ति के अर्जन, धारण तथा व्ययन की स्वतंत्रता। हालांकि अब ये निकाल दी गई है अनुच्छेद 19(1)(4) में, इसे निकाल दिया गया है। अनुच्छेद 19(1)(6) में जो 7वीं स्वतंत्रता थी वो क्या थी? कोई भी वृत्ति, उपजीविका, कारोबार, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये आपकी स्वतंत्रताएं दी गई कहां पर? अनुच्छेद 19(1) का से लेकर अनुच्छेद 19(1)(6) तक की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मतलब ये सारी बातें जो स्वतंत्रता आपकी है वो सेक्शन 1 में दी गई है। इसका मतलब है कि 19 सेक्शन 2 से लेकर 19 सेक्शन 6 तक क्या दिया गया है? इन्हीं स्वतंत्रताओं पर ये स्वतंत्रताएं अमर्यादित न बनने पाए, ये स्वतंत्रताएं मतलब सीमा विहीन न बनने पाए, नियंत्रणहीन न बनने पाए, इसलिए यहां प्रतिबंध दे दिया गया। प्रतिबंध क्या कहा गया यहां पर? लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय हित, न्यायालय अवमानना, सदाचार शिष्टाचार, अपराध उद्दीपन, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण में इन स्वतंत्रताओं को सीमित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति राज्य के पास होगी। अनुच्छेद 33 वो भी यही काम करता। 33 में क्या कहा गया है? आगे आप पढ़ेंगे। 33 में कहा गया है कि कार्यपालिका के कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके सदस्यों को मूल अधिकार किस मात्रा में प्राप्त होगा ये निश्चित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित होगी। संसद ने कानून बनाया भी। कानून क्या बनाया? आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1951, एयरफोर्स एक्ट 1950, पुलिस एक्ट 1966। ये कानून का नाम है। और इन कानूनों में बना के कह दिया गया कि मिलिट्री के जो सदस्य हैं, पुलिस के जो सदस्य हैं, सीमा सुरक्षा बल के जो लोग हैं, उनको मूल अधिकार किस मात्रा में प्राप्त होंगे। उनको भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया कौन कौन मूल अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इन्हीं कानूनों में कह दिया गया कि अनुच्छेद 19(1) का में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इनके पास नहीं होगा। किनके पास? सेना वालों के पास, पुलिस के पास,
खुफिया एजेंसीज के पास, टेली कम्युनिकेशन के सदस्यों के पास विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं होगी। किस लिए नहीं होगी? ताकि उन्हें अपना उत्तरदायित्व बोध होता रहे और एक डिसिप्लिन्ड वे में रहते हुए अपने दायित्वों का सही निर्वहन कर सके। उदाहरण से समझिएगा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जो भी भाव भावनाएं या विचार हैं, उन्हें दूसरों के समक्ष प्रकट करने का अधिकार, उन्हें दूसरों के समक्ष कहने का अधिकार। अब कल्पना करिए कि अगर सेना को अधिकार दिया गया हो और भारत और पाकिस्तान के बीच या भारत और चाइना के बीच युद्ध छिड़ा हो, इस युद्ध के बीच में कोई भारतीय सैनिक कह दे कि हमारी विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम तो इंडियन आर्मी की सारी स्ट्रेटजी चाइना आर्मी को बताएंगे, उसके सामने प्रकट करेंगे, उसके सामने जाके कहेंगे। कह सकता कि नहीं कह सकता? कहेगा हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कहेगा हमारा संविधान हमको अधिकार दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस युद्ध को जीत पाएंगे आप? इसीलिए उस पर युक्त प्रतिबंध लगा दिया गया 33 के द्वारा कि संसद को पावर है कि संसद कानून बना के उन मूल अधिकारों को सीमित कर दे जिससे राज्य के कार्य संचालन में कोई व्यवधान या कोई दिक्कत पैदा हो सकती है। 33 में आ गया, हमसे 34 आगे आप पढ़ेंगे। 34 में क्या कहा गया है? हमारे आपके अधिकार सीमित करने की शक्ति। 34 में कहा गया है कि यदि किसी समय देश में मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ समझ रहे हैं? मिलिट्री रूल हमारे यहां नहीं लगा है, इसलिए हमको अंदाजा नहीं है। बहुत कठोर लॉ है, बहुत कठोर व्यवस्था है। अगर मार्शल लॉ लागू हो जाए तो हम सांस भी लेते हैं किसके अनुमति से? मिलिट्री के, मतलब मिलिट्री के अधिकारी के, मतलब उससे। अब कल्पना करिए कि मिलिट्री के किसी अधिकारी ने कह दिया कि भाई तुम 5 घंटे सांस नहीं लोगे। अगर उसने कह दिया 5 घंटे सांस नहीं लेना तुम्हें, अगर सांस ले रहे हो उसके पहले या सांस नहीं ले रहे हो 5 घंटे तक, दोनों का अंजाम एक। 5 घंटे हम रह नहीं पाएंगे सांस लिए बगैर, और ले रहे शूट कर दिए जाएंगे क्योंकि डिसओबे हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगी। यह मिलिट्री रूल है। इसी के बारे में 34 में कहा गया है कि यदि किसी समय संपूर्ण भारतीय राज क्षेत्र में या भारत के किसी हिस्से में मिलिट्री रूल लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, ऐसे मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान किसी नागरिक को, हमको हमारे आपकी बात है, किसी नागरिक को कौन कौन मूल अधिकार प्राप्त होंगे, ये विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाकर निर्धारित करने की शक्ति संसद में निहित है। हमें ये क्या सब है? ये लिमिटेशंस हैं। किस पर? मूल अधिकारों पर। कहां दे दिए गए? संविधान में ही इनका उल्लेख कर दिया गया। संविधान लंबा होना स्वाभाविक था कि नहीं था? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत कहां पर दिए गए हैं? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का व्यापक प्रावधान किया गया वहां पर। किस लिए किया गया? कहां से लाया गया प्रावधान? आयरलैंड। आयरलैंड ने स्पेन से लाया था, हमने आयरलैंड से लिया। हमने आयरलैंड से इसलिए लिया क्योंकि स्पेन में व्यवस्थित रूप से कोई लिस्ट नहीं बनाई गई थी, संविधान में लिखा नहीं गया था। वहां निर्देश दिया गया था कि ये चीजें जो है लोक कल्याणी कार्य करेंगे, लोक कल्याण संबंधित कार्य करेंगे। आयरलैंड ने उसको व्यवस्थित बना लिया, हमने वहां से ले लिया। उद्देश्य क्या है? भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, समाज में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत में संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करना, यह उसका लक्ष्य है। अगर आप सामाजिक लोकतंत्र को समझ पा रहे हो, आर्थिक लोकतंत्र को समझ पा रहे हो, लोक कल्याणकारी राज्य को समझ पा रहे हो, तब इसकी अहमियत समझ पाएंगे कि भाग 4 की अहमियत क्या है, भाग 4 की आवश्यकता क्या है, क्यों उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जिस डेमोक्रेसी को हम आप जानते हैं वो कौन सी डेमोक्रेसी है? वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। जिस लोकतंत्र की परिभाषा हम बताते हैं कि एक ऐसी शासन प्रणाली जो जनता की सहमति से चले, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जो हमको भाग 3 देता, मूल अधिकार देते हैं।
सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये हमको भाग 4 देता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देते हैं। और वो भी अनुच्छेद के रूप में पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जिसके माध्यम से भारत में सोशल डेमोक्रेसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। 38 डीपीएसपी कहां से 36 से लेकर 51 तक 38 में क्या कहा गया है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना सुनिश्चित हो सके। इसीलिए अनुच्छेद 38 को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। 39 में क्या कहा गया है? आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा निहित है। 39 में क्या कहा गया है? 39 में कहा गया है कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार करे कि 39 ए से लेकर एफ तक की बातें। ए में क्या कहा गया? राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार करे कि भारत में रह रहे सभी स्त्री पुरुष नागरिकों को उनकी आजीविका का संसाधन उन्हें सुलभ हो सके, मतलब उनके खान पान की व्यवस्था, उनके रहन सहन की व्यवस्था हो सके। राज्य पर लायबिलिटी है, राज्य को जिम्मेदारी दी गई है, नैतिक जिम्मेदारी कि राज्य अपनी अर्थव्यवस्था इस प्रकार चलाए कि भारत में कोई व्यक्ति वो खाने पीने बिना न मरने पाए। बी में क्या कहा गया? 39 बी में क्या कहा गया? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि उसका सामूहिक हित में सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके। 39 सी में क्या कहा गया? 39 सी में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक नीतियां इस प्रकार चलाए कि धन तथा उत्पादन के साधनों का जनता के विरुद्ध अहितकारी संकेंद्रण न होने पाए। 39 बी और सी का मोटी मोटा लक्ष्य क्या है? राज्य के जो भौतिक संसाधन है, राज्य की जो टोटल इनकम है, उसका वितरण विषमता पूर्वक न होने पाए। कोशिश ये की जाए कि यथासंभव समानता की स्थिति लाई जाए। राज्य के जो उत्पादन के साधन हैं, राज्य के जो भौतिक संसाधन हैं, उन भौतिक संसाधनों पर कोशिश ये होनी चाहिए कि भारत में रहने वाले सभी वर्गों का स्वामित्व स्थापित किया जाए, सभी वर्गों का नियंत्रण स्थापित किया जाए। क्या आएगा? सोशलिज्म आएगा, समाजवाद आएगा, समाजवादी मूल्यों की स्थापना होगी, सामाजिक न्याय आएगा। प्रस्तावना में जो बात दी गई है, सामाजिक न्याय का क्या मतलब? सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जहां पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को राज्य की तरफ से अपने उसके विकास के समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सोशल जस्टिस, प्रत्येक व्यक्ति को तथा समाज के दुर्बल वर्गों का किसी प्रकार से शोषण न होने पाए। ये सारे प्रावधान। आर्थिक न्याय का क्या मतलब था? आर्थिक न्याय का मतलब था कि जो राज्य का संसाधन है उसका बंटवारा इस प्रकार न किया जाए कि सारा का सारा संसाधन कुछ चंद लोगों की मुट्ठी में आ जाए और वो चंद लोग अपने उन संसाधनों की बदौलत शेष लोगों के श्रम का शोषण करने लगे, सबको नौकर बना ले। आर्थिक न्याय का मतलब। पॉलिटिकल न्याय का क्या मतलब है? राजनीतिक न्याय का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं कि उन परिस्थितियों की बदौलत वो देश की राजनीतिक क्रियाविधि में भागीदार बन सके। वो परिस्थितियां कौन सी हैं? वयस्क मताधिकार दिया गया कि नहीं दिया गया है? भाई वोट का अधिकार हमको जाति के आधार पर थोड़ी ना है, धर्म के आधार पर थोड़ी ना है। कोई भी भारत का नागरिक है जो स्त्री पुरुष है, अगर उसने एक एलिजिबिलिटी पूरी कर ली है कि उसने 18 साल की आयु पूरी कर ली है, वोटिंग राइट है उसके पास, चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये कौन सी परिस्थितियां हैं? यही परिस्थितियां देश में पॉलिटिकल जस्टिस की स्थापना करती हैं, राजनीतिक न्याय की स्थापना करती हैं। तो ये सारे प्रावधान ताकि देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके, देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके, देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, इन सारी चीजों के लिए आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को संविधान में लाया गया। अगर हम भी अमेरिका की तरह
पूंजीवादी व्यवस्था को एडॉप्ट किए होते, उदारवादी प्रणाली को एडॉप्ट किए होते, मुक्त बाजार आर्थिक व्यवस्था को अपनाए होते, तो हमको डीपीएसपी की क्या जरूरत थी? अमेरिका में नहीं है, धूमधाम से वहां चल ही रहा सब कुछ, क्योंकि वहां उदारवादी व्यवस्था अपनाई गई है, वहां मुक्त बाजार आर्थिक प्रणाली सिस्टम को अपनाया गया है। हमने वो नहीं अपनाया। हमको फिक्र थी इस बात की कि हमारे यहां हमारी जनता का जो बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम वंचित वर्ग कहते हैं, तो राज्य की यह लायबिलिटी है कि लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से उन वंचित वर्गों को देश की विकास की मुख्यधारा में शामिल करें, ताकि देश में एक समता मूलक समाज का निर्माण हो सके। एक ऐसे समाज का निर्माण जहां प्रत्येक व्यक्ति यकीनन एक से जीवन स्तर को जीने के लिए, मतलब उसके लिए उस संसाधन उसके पास सुलभ हो। संविधान भारत का लंबा हो गया। तो ये थी आपकी भारत के संविधान की पहली विशेषता, लिखित, निर्मित और विशाल संविधान। अब संविधान विशाल क्यों हुआ? केवल इसी के बारे में हमने आपसे चर्चा की है कि इन्हीं कारणों की वजह से संविधान निर्माताओं को भारत के संविधान को इतना विस्तृत और इतना विशाल, इतना व्यापक संविधान बनाना पड़ा। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता क्या है? कहा जाता है कि भारत का संविधान भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थापना करता है। संवैधानिक सर्वोच्चता से क्या मतलब है? संविधान सबसे ऊंचा है, बिल्कुल सही बात है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। आप जानते हैं ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, यकीनन अमेरिका में भी संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। वहां शासन के एक अंग की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट की, और अमेरिका में जुडिशरी, न्यायपालिका की। अमेरिका में कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मुंह से निकला एक एक शब्द कानून होता है, और उस कानून की अवज्ञा करने की शक्ति किसी भी अमेरिकी नागरिक को प्राप्त नहीं है। ये क्या है? जुडिशियल सुपरमेसी है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। ब्रिटेन के बारे में कहा गया है कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कोई लॉ बना दे, कोई कानून बना दे, वो कानून क्या है? अंतिम। उस कानून को न तो न्यायपालिका के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, न ही ब्रिटिश राज व्यवस्था के किसी प्राधिकारी के द्वारा उसको चुनौती दी जा सकती है। न्याय योग्य नहीं है। वहां पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का मतलब ही यही है कि अगर उसने कानून बना दिया तो फिर अंतिम है वो, उसको किसी के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। हमारे संविधान निर्माताओं ने शासन के इन दोनों अंगों की सुपरमेसी को स्वीकार करने की बजाय किसकी सुपरमेसी स्वीकार की? कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। हमने कहा किसी अंग की हम सर्वोच्चता नहीं स्वीकार करेंगे, संविधान की सर्वोच्चता स्वीकार करेंगे। इसका मतलब है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी दूसरा कानून, कोई भी दूसरा आदेश, कोई भी दूसरी अधिसूचना संविधान के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। संविधान से सुसंगत रहते हुए, संविधान के अनुरूप रहते हुए, संविधान के अनुकूल रहते ही उसे जारी किया जा सकता है। अगर वो संविधान के विरुद्ध प्रतीत हो रहा है तो किसी भी स्थिति में उसे जारी नहीं किया जा सकता। हमारे यहां संविधान के द्वारा शासन के तीनों अंगों की शक्तियों को निर्धारित कर दिया गया। क्या कहा गया? पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो संविधान के विरुद्ध हो। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना रही है, जुडिशरी से क्या करेगी? अवैध घोषित कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी, वो लागू नहीं हो पाएगा। यह संवैधानिक सर्वोच्चता है। कार्यपालिका कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगी, राष्ट्रपति कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर पाएगा, शासन व्यवस्था का कोई प्राधिकारी कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा जो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। अगर संविधान के उल्लंघन में है तो क्या करेगी? उसे कोठी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर देगी। यह सुपरमेसी है संवैधानिक। और भारत के संविधान की यह दूसरी विशेषता है कि भारत का संविधान भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थापना करता है। क्या दिक्कत है? हंस क्यों रहे हो बार बार बीच में? ख्वाब कुछ आ जा रहे हैं क्या घर के? गंभीर होकर पढ़ो। जब मैं गंभीर रहूं तो एकदम सहन नहीं है, और जब हम हंसी मजाक कर रहे हैं तो हंसो उसी समय केवल अलाउ करते हैं, क्योंकि तुम्हारे किसी भी व्यक्ति के ऐसा करने से पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। और ये यहाँ कोई रंगमंच तो चल नहीं रहा,
हंसा तो जाता हूं जहां पर रंगमंच चल रहा हो, ठीक, इन सब चीजों को ध्यान देना। घर से पैसा लेके फीस जमा करोगे, समय वेस्ट करोगे और उन सारी चीजों को खराब करोगे, हंसने में, मजाक करने में, सब चला जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। यही 7-8 है जो तुम्हारे पास टाइम है, 2-3 साल का, इसी में चाहोगे तो आईएएस बन जाओगे, शायद बिगड़ जाओगे। इसलिए कोशिश करो, गंभीर बनो। जब इंटर पास कर लिए तो मान लिया जाता है कि व्यक्ति में गंभीरता आ जानी चाहिए अपने कैरियर को लेकर, अपने फ्यूचर, ठीक है ना। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता थी। संविधान की तीसरी विशेषता, भारत का संविधान कठोर संविधान और लचीले संविधान के बीच समन्वय स्थापित करता है, हार्मनी स्थापित करता है। कठोर संविधान से क्या मतलब है, या लचीले संविधान से क्या मतलब है? लचीले का मतलब है कि वो संविधान जिसे सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा उसमें संशोधन कर दिया, बदलाव कर दिया जाए, जिसे बहुत बड़ी मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती है। और कठोर संविधान का मतलब होता है कि जिसमें किसी तरह का परिवर्तन करने के लिए एक बहुत क्लिष्ट और बहुत बड़ी मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, बहुत कठिन प्रक्रिया और बड़ी मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से संविधान में संशोधन करना लगभग नामुमकिन हो जाए, ऐसे देश के संविधान को कठोर कहा जाता है। अगर आप लचीले संविधान का क्लासिकल उदाहरण देखें तो ब्रिटेन का संविधान माना जाता है। तुरंत कर दीजिए, कुछ है ही नहीं लिखित। संसद द्वारा बनाए गए कानून ही क्या है? संविधान है। और संसद द्वारा बनाए गए कानून नहीं, संसद द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किए गए कानून ही संविधान है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% के बहुमत से बनाए गए कानून ही संविधान है। वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहो बदल दो, जो चाहो बदल दो। दूसरी तरफ कठोर संविधान का उदाहरण अमेरिका, पर यही कारण है 250 साल से ज्यादा हो गया अमेरिकी संविधान में आज तक कुल 27 संशोधन हो सके हैं। हमारे में कितने हो गए? 105 हो गए 65 से 70 सालों में। इसका मतलब है कि हमारे में दिक्कत है, वो कठोरता नहीं है जो अमेरिकी संविधान में है। में जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी की जरूरत है, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। अभी किसी मुद्दे पर, कोई मुद्दा आप रखिए और उस पर वोटिंग करा लीजिए अपने बीच, 50% आपके साथ नहीं खड़े होंगे। और 2/3 का मतलब क्या है? मोर देन 75% को अपने पक्ष में करना आसान बात है क्या? हो ही नहीं पाता वहां पर, इतनी बड़ी मेजॉरिटी चाहिए। और इसके साथ आधे से अधिक राज्यों का भी अनुसमर्थन हो, तब जाके कहीं अमेरिकी संविधान में बदलाव संभव हो पाता। हो ही नहीं पाता। इसीलिए हमारे संविधान निर्माता क्या किए? दोनों के मध्य का रास्ता निकाले। भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे दिए जिसमें संशोधन या परिवर्तन ब्रिटिश नमूने पर होता है। भारतीय संविधान में मैक्सिमम प्रावधान ऐसे किए जो ब्रिटिश और अमेरिका के बीच के रास्ते के तहत होता है। और भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने में हम अमेरिका के जटिल प्रक्रिया के निकट पहुंच जाते हैं। जैसे ब्रिटेन के प्रक्रिया की तरफ हम कहां पर, अनुच्छेद 2 में कोई संशोधन करना है, 3 में करना है, 169 में करना है, 239 में कोई संशोधन करना है। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, परिवर्तन हो जाता है। और इसीलिए इन प्रावधानों में संशोधन को संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। संविधान संशोधन का मतलब है कि 368 में जिस मेजॉरिटी और जिस प्रक्रिया की जरूरत है, अगर उस मेजॉरिटी और उस प्रक्रिया के तहत संशोधन किया गया है तभी उसे संविधान संशोधन माना जाता है। अधिकतम प्रावधान कौन है जिनमें संशोधन करने के लिए कहा गया है? कि कुल सदस्यों के बहुमत उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। और अलग अलग दोनों सदनों में, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही साथ दोनों सदन का इतना मान लिया जाएगा, दोनों अलग अलग इस मेजॉरिटी से पारित करें तब जाके किसी प्रावधान में परिवर्तन हो पाएगा। और भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं
जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, केंद्र राज्य संबंध, स्वयं 368 में कोई संशोधन करना हो, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कोई संशोधन करना हो, पंचायती राज व्यवस्था में कोई संशोधन करना हो, तो इनमें संशोधन करने के लिए उस विशिष्ट बहुमत की जरूरत तो है ही है। कुल सदस्यों के बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, इसके इतने जरूरी है ही है। इसके साथ साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का भी समर्थन होना चाहिए। अगर आपने 11वीं अनुसूची जब संविधान में लाई जा रही थी, तो शायद हम आज पढ़ रहे होते कि 64वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई, जो हम पढ़ते हैं 73वें द्वारा लाई गई। 64वां संविधान पारित नहीं हो पाया था, राज्यसभा ने पारित करने से मना कर दिया था, क्योंकि राज्यसभा को इस बात का शक था कि जो पंचायती राज व्यवस्था लाई जा रही है अस्तित्व में, इस पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों का भार राज्यों पर आरोपित कर दिया गया है, पंचायतों का वित्तीय व्यय राज्यों पर आरोपित कर दिया गया है। राज्य बेचारे ऐसे असहाय, केंद्र से हमेशा आर्थिक सहायता मांगते रहते हैं, भाई कुछ दीजिए तो हम अपना काम चलाएं। हमारे पास जो है उसे बांट दिया जा रहा है, किसमें? पंचायत और राज्यों के बीच। हम तो और कंगाल हो जाएंगे, तो राज्यसभा का हम नहीं पारित होने देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद में लोकसभा किसका हितैषी निकाय? हमारा, आपका। उसे हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, जनता का निकाय कहा जाता है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यों का हितैषी निकाय है। राज्यों का हित सध सके, ये मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्यसभा की होती है। राज्यसभा ने मना कर दिया था। अंत में 73वें संविधान संशोधन द्वारा उसी विशिष्ट मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। फिर 17 राज्य विधानमंडलों ने भी 73वें संविधान संशोधन को अनुमोदित किया, तब जाके उसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया, मतलब ताकि वो फाइनल ड्राफ्ट जो है वो एक्ट में आ सके, वो कानून बन सके, संविधान में परिवर्तन हो सके। तो अगर पंचायती राज व्यवस्था में भी परिवर्तन करना है, मतलब 11वीं अनुसूची में भी कोई परिवर्तन करना है, तो आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी होना चाहिए। और ये प्रक्रिया हम कहां पहुंच गए? अमेरिका के नजदीक, क्योंकि अमेरिका में भी यही बात है कि अमेरिकी संविधान में संशोधन तभी हो पाएगा जब आधे से अधिक राज्य विधानमंडल भी उस संशोधन को अप्रूव्ड कर देंगे, उस संशोधन को अपनी सहमति प्रदान कर देंगे, तभी उसमें कोई संशोधन हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि भारत का संविधान कठोर और लचीले संविधान के बीच समन्वय है। न तो इसमें पूरी तरह से अनंतता का तत्व लाया गया है, मतलब कठोरता का तत्व लाया गया, रिजिडिटी का, और न ही इतना फ्लेक्सिबल बना दिया गया है कि संसद जैसे चाहे तैसे पूरे संविधान को रद्द कर पूरे संविधान को बदल दे, बल्कि उसके ऊपर लिमिटेशन है, उसके ऊपर मेजोरिटी का लिमिटेशन है कि किस मेजोरिटी से किस प्रावधान में संशोधन किया जाएगा। तो ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही विशिष्ट विशेषता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता, संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की तरफ झुकाव। इसका क्या मतलब है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बट यूनिटरी बायस, संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की तरफ झुकाव। हमारे यहां राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा अपनाया गया? संविधान सभा के समक्ष ये बहुत विचारणीय प्रश्न था कि हमारा संविधान कैसा बने। उस समय दुनिया में 2 मॉडल थे जो प्रचलित थे, एक तो ब्रिटेन का एकात्मक शासन यूनिटरी सिस्टम, और दूसरा अमेरिका का फेडरल सिस्टम। अब सवाल यह था कि हम कहां को लाएं, अमेरिका को लाएं कि ब्रिटेन वाला लाएं। विचार इस पर किया गया कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो है ये छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होती है, उचित होती है, जहां का राज्य छोटा हो, ताकि केंद्रीय सरकार पूरे देश में शासन व्यवस्था को कंट्रोल कर ले जाए, उसकी मॉनिटरिंग कर ले जाए। ब्रिटेन छोटा सा राज्य है, वहां चल जाएगा। हमारा राज्य 250 देशों में हम 7वें स्थान पर हैं, क्या नाम है, भूभाग को लेके, जनसंख्या दूसरे पर। इतने बड़े राज्य में यूनिटरी सिस्टम चल ही नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने क्या स्वीकार किया? संघात्मक व्यवस्था को। लेकिन आप जानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था जो लाई गई है, वो हमारी संघात्मक व्यवस्था वो अमेरिका वाली नहीं है, हम कनाडा से लाए।
जबकि अमेरिका में भी फेडरल सिस्टम है, अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, फिर भी हम कनाडा गए। अमेरिका वाली क्यों नहीं लिए? क्योंकि अमेरिका वाली लेने का मतलब था कि हम फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल करते, और फेडरेशन में क्या है? राज्यों को अलग होने का अधिकार मिल जाता है। हम किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाहते थे? एकबद्ध भारत का। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं देना चाहते थे, और यह विशेषता यूनियन में होती है जो कनाडा में था। इसीलिए हम फेडरल सिस्टम तो लाए, लेकिन फेडरल सिस्टम को हमने मॉडिफाई किया अपने भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप, ताकि हम अपने भौगोलिकता का संरक्षण कर सकें, उसकी सिक्योरिटी हम विद्यमान रख पाएं। इसलिए हम अमेरिका के फेडरल सिस्टम को न अपना के बल्कि कनाडा के यूनियन शब्द को लाए। यूनियन का मतलब होता है कि संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम कदापि नहीं है। अगर समझौते का परिणाम नहीं है तो किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहा गया कि संघात्मक व्यवस्था हमारे यहां है, एकात्मकता की तरफ झुकाव है। इसका मतलब भारतीय संविधान में या भारतीय राज्य व्यवस्था में संघात्मक तत्वों के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था के तत्व भी शामिल हैं। शामिल है कि नहीं शामिल है? संघात्मक व्यवस्था देखिए, किसी भी हालांकि इसकी आलोचना भी हुई है, तमाम विदेशी समीक्षकों ने हमारी इस व्यवस्था की आलोचना करते। केसी हियर ने क्या कहा था? इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल स्टेट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान अर्ध संघ है, केसी हियर ने कहा था। ग्रेनुल ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संविधान का अगर अवलोकन किया जाए, भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर समीक्षा की जाए, तो पाया जाता है कि उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या मतलब? कि केंद्र की शक्तियां बड़ी बना दी गई हैं, राज्यों की शक्तियां कमजोर कर दी गई हैं। और अगर ऐसा है तो इसे फेडरल सिस्टम नहीं कहा जाएगा। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि केंद्र की शक्तियां गिना दी जाए, शेष जो कुछ बचा है वो राज्यों को दे दिया जाए। मतलब राज्य जो हो ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, केंद्र बल्कि राज्य के सापेक्ष कमजोर प्रतीत होते हैं, जहां पर सही अर्थों में फेडरल प्रिंसिपल को अपनाया गया है। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे सिस्टम को फेडरल कहने का मतलब केवल हम इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यवस्था फेडरल सिस्टम है या नहीं है, ये चार विशेषताओं पर डिपेंड करती है, और वो चारों विशेषताएं हमारे सिस्टम में पाई जाती हैं। पहली विशेषता क्या है? लिखित संविधान हमारा है कि नहीं है? है नहीं, बहुत व्यवस्थित संविधान लिखित है, बहुत व्यापक रूप में लिखित संविधान है। फेडरल इसलिए कहा जाएगा। दूसरी चीज क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का डिवीजन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है कि नहीं हमारे यहां? 7वीं अनुसूची, भाई संघ सूची में 100 विषय केंद्र के पाले में, स्टेट लिस्ट में 61 विषय राज्यों को दे दी गई। विभाजन है, इसका मतलब फेडरल सिस्टम है। अच्छा, इस विभाजन को देखने के लिए कि संघ सूची में निहित किसी विषय पर कोई राज्य हस्तक्षेप न कर सके, या राज्य सूची में दी गई पावर पर केंद्र कोई इंटरफियर न कर सके, इस चीज की निगरानी रखने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की उपस्थिति हमारे है कि नहीं है? संविधान के भाग 5 में कहां पर? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक क्या दिया गया है? देश का सर्वोच्च न्यायालय। हमारे संविधान के भाग में अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक क्या दिया गया है? उच्च न्यायालय। हमारे संविधान के भाग 6 में ही अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237 तक सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो एक न्यायिक सोपान है। हमारे न्यायिक सोपान में सबसे ऊपर जो न्यायिक क्रम अवस्थित है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहा गया है। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है हमारे यहां। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका क्या मतलब है? स्वतंत्र का क्या मतलब है?
कि हमारे यहाँ न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों के तहत कार्य करने के लिए मतलब स्वच्छंद और स्वतंत्र हो। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब, पारदर्शी क्या मतलब है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लालच के काम कर रही हो। न्यायपालिका हमारे स्वच्छंद मानी जाएगी, न्यायपालिका हमारे ट्रांसपेरेंट मानी जाएगी। और यही करने के लिए क्या कर दिया गया, आप बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवधि फिक्स कर दी गई कि नहीं कर दी गई? और यह कह दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की इस समयावधि के बीच उनके वेतन तथा भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी आएगी कि नहीं आएगी? भाई न्यायपालिका को हम लालच कब दे सकते हैं, हमारे पक्ष में काम करो तुम्हारी सैलरी बढ़वा देंगे, यही तो लालच हो सकता है। क्या क्या दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि के समयावधि के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब ऐसा है तो कोई व्यक्ति क्यों बेईमान बनेगा? भाई बेईमान कब बनेगा? वो उसे कोई लाभ दिखे उससे ना, कि इनकी तरफ बेईमानी करने से हमारा लाभ हो जाए, हमारा बेनिफिट हो जाएगा। पहले कह दिया गया कोई परिवर्तन नहीं। और दूसरी बात कि 65 साल तक सर्वोच्च न्यायालय वाले और 62 साल तक उच्च न्यायालय वाले, केवल एक आधार पर एक प्रक्रिया के द्वारा 65 साल या 62 साल के पहले उन्हें हटाया जा सकेगा। बाकी उन्हें हटाने का कोई तरीका भी नहीं है कि कोई डरा दे हमारे पक्ष में काम करो तो हटा देंगे। संविधान ने क्या कर दिया, तुम निडर होके, निष्पक्ष होके, स्वतंत्र होके न्यायिक काम करना, ताकि हमारा फेडरल सिस्टम कायम रहे। इसके हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। इंतजाम क्या? कोई हटा नहीं सकता। केवल कदाचार और असमर्थता के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकेगा, और जो प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। इसके अलावा किसी भी प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया नहीं जा सका। ये बात है सर्वोच्च न्यायालय मतलब भारतीय न्यायपालिका के स्वतंत्रता और निष्पक्षता में। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका फेडरल सिस्टम की एक अनिवार्य जरूरत है, जो हमारे यहां हमारे संविधान द्वारा व्यवस्था की गई है। इसलिए हमारे संविधान को फेडरल कहा जाएगा। और चौथी जो विशेषता है, हालांकि पूरी तरह से हमारे में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको स्वीकार किया है, कठोर संविधान। केंद्र और राज्य के बीच जो समझौते हुए, जो बातें की गई, जो सहमति स्थापित की गई, इस सहमति को मतलब पूरी कठोरता के साथ लागू की जाए। ऐसा नहीं है कि संविधान इतना लचीला बना दीजिए कि उस संधि की शर्तों को, सहमति की शर्तों को संसद बाद में बदल दे। इसलिए फेडरल सिस्टम को, फेडरल प्रिंसिपल को कायम रखने के लिए जरूरी है कि संविधान कैसा हो, रिजिड हो, संविधान कठोर हो, संविधान अनम्य हो, तो संघात्मक व्यवस्था चलाई जा सकेगी। तो हमारे संविधान में यकीन चारों विशेषताएं हैं। हमारे लिखित संविधान है, हमारे संविधान में केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का डिवीजन है, हमारे संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, हमारा संविधान कुछ प्रावधानों को लेकर रिजिड भी है, जिन प्रावधानों को लेकर राज्यों की सहमति से ही परिवर्तन हो सकेंगे। तो किसी न किसी रूप में चारों विशेषताएं भारतीय राज्य व्यवस्था में या भारतीय संविधान में विद्यमान है। इसलिए भारतीय राज्य व्यवस्था को या भारतीय संविधान को फेडरल सिस्टम कहा जा सकता है, संघात्मक व्यवस्था कही जा सकती है। लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि यूनिटरी बायस्ड, एकात्मकता की तरफ झुकाव। भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान पाए जाते हैं जो यूनिटरी गवर्नमेंट के कैरेक्टर के रूप में भारतीय संविधान में शामिल हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के सिम्टम्स के रूप में भारतीय संविधान में कायम है। जैसे आप हमको बताइए कि राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कहां का प्राधिकारी है? केंद्र का है। अरे भाई, जब शक्तियों का विभाजन है, जब शक्तियों का बंटवारा है, तो केंद्र अपने सबसे बड़े प्राधिकारी को नियुक्त करे और राज्य अपने को करे। केंद्र राज्यों का क्यों करे? केंद्र राज्यों के सबसे बड़े प्राधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा प्राधिकारी कौन होता है? राज्यपाल होता है।
राज्यपाल को कहा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर, राष्ट्रपति केंद्र का है। इसका मतलब है कि राज्यपाल के नियुक्ति का प्रावधान फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट है। फेडरल सिस्टम कह रहा है कि दोनों सरकारें अपने अपने दायरे में, अपनी अपनी परिधि में रह के अपना अपना काम करें। यह फेडरल सिस्टम कह रहा है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसीलिए राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। और राष्ट्रपति के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि राष्ट्रपति कैसे काम करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के बाध्य है, आबद्ध है, जा ही नहीं सकता। और वही राष्ट्रपति राज्यपाल को अपॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि देश का प्रधानमंत्री अगर चाह ले तो किसी भी राज्य की सरकार में उथल पुथल मचा सकता है, जबकि फेडरल सिस्टम में नहीं कहता। फेडरल तो कहता है राज्य स्वायत्त होकर अपने तरीके से काम करें, हमारा कोई इंटरव्यूइंग उसमें नहीं है, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है? इनके हेड को अपॉइंट करेगा सेंट्रल का हेड, और सेंट्रल का हेड काम करता है प्राइम मिनिस्टर के इशारे पर, उसकी सलाह पर। तो प्राइम मिनिस्टर अगर चाह ले, और बार बार होता भी यह है कि अगर किसी राज्य में केंद्र के विरुद्ध, केंद्र की अपोजिट कोई दल सत्ता में है, तो केंद्र और राज्य में घमासान मची रहती है। वो राज्य जो है वो शांति से काम नहीं कर पाता, अपनी व्यवस्था नहीं चला पाता। ये क्या है? यूनिटरी बाइस्ड। इसी को कहा गया है कि एकात्मकता की तरफ झुकाव। एक और उदाहरण आपको दे रहे हैं। भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 249। 249 में क्या कहा गया है? 249 में कहा गया है कि राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर अगर राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा कहां का निकाय? केंद्र का, संसद का। राज्यसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके उस राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो बेशक वो विषय राज्य सूची का है, उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाएगी? केंद्र को। क्यों मिल जाए भाई? जब शक्ति का बंटवारा किया गया है, 100 विषय आप काम करिए, 61 विषय पर आप काम करिए, तो फिर 249 का प्रावधान क्यों किया गया कि राज्य सूची में देखिए भारतीय संविधान 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्य सूची पर दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को देते हैं, मतलब सेंट्रल को दे देते हैं। 249 है, 250 है, 252 है, 253 है, 356 है। वहां हम आएंगे, डिटेल करेंगे कि क्या क्या कंडीशन है जब राज्य सूची में दिए गए विषयों पर ये आर्टिकल सेंट्रल को कानून बनाने का अधिकार देते हैं। अगर दे रहे हैं तो भाई क्यों दे रहे हैं? जब हम फेडरल सिस्टम, हमारे यहां फेडरल सिस्टम कह रहा है दोनों अपने अपने दायरे में काम करें, दोनों अपने विषयों पर कानून बनाएं और उस कानून के तहत अपना अपना शासन करें। लेकिन ये आर्टिकल्स क्या कर रहे हैं? केंद्र को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देकर कहीं न कहीं केंद्रीय, मतलब जो यूनिटरी सिस्टम है, उन तत्वों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि भारतीय संविधान संघात्मक तो है लेकिन यूनिटरी बाइस्ड है, एकात्मक शासन से भी प्रेरित है। एकात्मक शासन के भी तत्व भारतीय संविधान में, भारतीय राज्य व्यवस्था में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिख रहे हैं। वो भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, केंद्र के पास है। हमको ये बताइए कितनी कंट्राडिक्टरी बात है। हम कह रहे हैं हमारे यहां जो फेडरल सिस्टम है, एक राज्य का अस्तित्व ही केंद्र पर निर्भर है। एक राज्य कब तक रहेगा ये डिपेंड ही केंद्र पर करता है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? संसद प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से
किसी एक राज्य के कुछ हिस्से को उससे निकालकर या दो से अधिक राज्यों के कुछ हिस्से को आपस मिलाकर नया राज्य बना दे। 3 में यह भी कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जब चाहे तब किसी राज्य की बाउंड्री में, मतलब उसकी सीमा में, उसके नाम में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति उसके पास है। क्यों उसके पास हो भाई? जब बटा हुआ है, जब फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल से हमको अपना काम करने दीजिए भाई। हम अपना नाम जो भी हमको बदलना हम बदलें, है कि नहीं? आप कौन होते हैं हमारा नाम बदलने वाले? तब तो माना जाएगा ना हम स्वतंत्र अपने क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र में। लेकिन हमारा नाम बदलने का अधिकार हमको नहीं, किसको? आपको है। इसका मतलब है कि हमारे बारे में, हमारे दायरे में हस्तक्षेप करने की पावर आपको दे दी गई। फेडरल सिस्टम कहता है कि हस्तक्षेप न हो, और ये प्रावधान क्या कर रहे हैं? हस्तक्षेप करने का स्कोप दे रहे हैं। फेडरल सिस्टम कहता है कि केंद्र का संविधान अलग हो, प्रांतों का संविधान अलग हो। हमारे है ही नहीं, हमारे तो एक ही संविधान है भाई। उसी संविधान में केंद्र के बारे में, उसी संविधान में प्रांतों के बारे में भी प्रावधान दिए गए हैं। ये यूनिटरी बाइज्ड है, ये एकात्मक शासन के लक्षण हैं। इसीलिए केसी हेयर ने क्या कहा? भारत की राजव्यवस्था या भारत का संविधान संघात्मक न होकर बल्कि कैसा है? अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है। हालांकि उसका कहना ही आलोचना भर है। अब आपसे सवाल ही पूछा जाता है, भारतीय संविधान का नेचर निम्न में क्या है? संघात्मक, एकात्मक, अर्ध संघात्मक, नन ऑफ दीस। क्या है? क्या उत्तर मारेंगे इसमें? मैं बार बार कह रहा हूं, अर्ध संघात्मक क्रिटिक है, अर्ध संघात्मक आलोचना है। इसलिए एब्सोल्युटली आप फेडरल मानेंगे, एकदम संघात्मक मानेंगे, केवल उसी बिना पर मानेंगे कि जिन 4 विशेषताओं के आधार पर किसी व्यवस्था को फेडरल कहा जाता है, वो चारों विशेषताएं हमारे संविधान में पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं। इसलिए हम अपनी व्यवस्था को संघात्मक ही मानेंगे। गलती मत करिएगा। केसी हेयर विदेशी था, उसने कह दिया, वो उसका अपना मन होगा, वो अपना उसका आकलन करने का तरीका होगा, है कि नहीं? उसने कह दिया अर्ध संघात्मक है। आप बताइए कि अर्ध संघात्मक व्यवस्था को लाया जाता है क्या? लाया जा सकता है क्या? उतना ही सत्य है जितना ये कि अर्ध त्रिभुज होता है। अगर कोई व्यक्ति अर्ध त्रिभुज का निर्माण कर दे तब तो हम मान लेंगे कि अर्ध संघ आ जाएगा अस्तित्व में। करके दिखा सकते हैं क्या? कोई है आप में मैथमेटिशियन? भाई त्रिभुज को जैसे आप आधा करेंगे दूसरा त्रिभुज बन जाएगा, उसकी एक रेखा मिटाएंगे एंगल बन जाएगा, लेकिन वो कभी अर्ध नहीं हो पाएगा, कभी आधा नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही या तो वो संघ होगा या तो यूनिटरी होगा। अर्ध संघ की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ये केसी हेयर की मानसिक कल्पना थी भारतीय राजव्यवस्था की प्रकृति को देखते हुए, क्योंकि भारतीय राजव्यवस्था में संघात्मक तत्वों के साथ साथ एकात्मक तत्वों को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकृति को देखते हुए कह दिया कि इसको संघ कहने के बजाय अर्ध संघ कहा जाए तो ये ज्यादा उपयुक्त और उचित होगा। ठीक है, यहीं छोड़ेंगे। ठीक, कल इसके आगे। अभी मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है बोलने